टाइप सी है, नीचे चले जाइए, अभी जाइएगा नीचे दे दीजिएगा। सुरेंद्र का चार्जर होगा नीचे, जाइएगा तो लगा दीजिएगा। हाँ तो मेरे प्यारे अभियंता भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, तो भूगोल की अगली क्लास शुरू की जाए, बोलिए। चल, तो बीते दिनों में अर्थात कल के भी कल हम लोगों ने सीखा था वायुमंडल, पढ़ रहे थे ना हम लोग, वायुमंडल पढ़ रहे थे। वायुमंडल में ओजोन, ओजोन तक पहुंच गए थे। हाँ, गैसों का संगठन भी हो चुका था शायद, है ना। अब हेडिंग डालिएगा विभिन्न वायुमंडलीय परतें, या सीधे लिखिए वायुमंडलीय परतें। वायुमंडलीय परतें, वायुमंडलीय परतें, इसका ये मतलब है कि हम लोग वर्तमान में एक ऐसी संरचना पढ़ने जा रहे हैं जिसमें पूरे समूचे वायुमंडल के आवरण को कई भागों में बांटा गया होगा, क्षैतिज भागों में, यानी पृथ्वी के समानांतर कई परतों में क्या किया गया होगा, वायुमंडल को बांटा गया होगा। देखते हैं कितनी परतों में पृथ्वी की सतह को बांटा गया है। आइए देखिए, दिखाई दे रहा है ये काला रंग? यह है पृथ्वी की सतह। क्या बच्चों? पृथ्वी की सतह अर्थात सरफेस ऑफ द अर्थ। पीछे तक दिखाई दे रहा है बच्चों? सरफेस में जो SUR लिखा है पीछे तक दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है ना? फिर बढ़िया, सरफेस ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की ये सतह है। अगर हम चर्चा करें पृथ्वी के वायुमंडलीय आवरण की, तो बच्चों पृथ्वी पृथ्वी की सतह से अपने वायुमंडल को लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तक बांधे हुए है। कितनी दूरी तक? तेज बोलिए। लेकिन ये डेटा NCERT का है। NCERT का डेटा है, NCERT का डेटा है 10,000 किलोमीटर। कितना है बच्चों? लेकिन नासा का मानना है, नासा के अनुसार लगभग 23,000 किलोमीटर की दूरी तक जो है वो वायुमंडल फैला हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से आपका आधार NCERT होना चाहिए, ना कि नासा। अर्थात वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ये दोनों डेटा गलत है, क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग डेटा देते हैं। अर्थात सीधे कह लें कि इसकी अंतिम छोर निश्चित नहीं की गई है, पर कहीं ना कहीं तक तो होगा ही। ऐसे में वायुमंडल की समस्त गैसें जो आपने पढ़ा है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम और हाइड्रोजन, ऐसी और भी अन्य गैसें हैं, ये सब की सब पृथ्वी की सतह के निचले हिस्से पर अर्थात सतह के पास जो है ज्यादा घनी है, ज्यादा मात्रा में दबी हुई है, अर्थात सघन मात्रा में पाई जाती है। कारण यह है बच्चों कि ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक सतह पर होती है। कहां पर होती है? इसीलिए वायुमंडल निचले हिस्से पर ज्यादा घना है, या दूसरे शब्दों में कह लें कि लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर, कितने किलोमीटर की? 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने पर वायुमंडल की अर्थात वायुमंडलीय गैसों की लगभग लगभग
80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बच्चों लगभग ध्यान दीजिएगा 99% गैस समाप्त हो जाती है। यानी पृथ्वी के वायुमंडल की लगभग 99% गैसें जो है वो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। बची हुई एक या उससे कम प्रतिशत की गैसें जो है वह लगभग 23,000 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई है। यहाँ तक बात समझे सबको? इस हिस्से में जो 80 किलोमीटर से सतह तक का भाग है, यहां पर गैस या एयर, यहां पर गैस घुली अवस्था में है, अर्थात आपस में सब घुली मिली है। और इसके बाद वाला जो भाग है, यहां परतें, यहां गैस परतों में पाई जाती है। इसका मतलब समझने की कोशिश करना, यानी अगर आप इन हिस्सों में एक डिब्बे में गैस को भरेंगे और तब आप पाएंगे कि उस डिब्बे में कई प्रकार की गैसें हैं, लेकिन 80 किलोमीटर से ऊंचे उससे ऊपर चले जाएंगे और वहां किसी डब्बे में गैस को भरेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक ही डब्बे में किसी भी स्थान से आप भरेंगे तो या तो नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन ही होगा, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ही रहेगा, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होगा, हीलियम है तो हीलियम ही रहेगा। अर्थात इस क्षेत्रों में गैसें घुलनशील अवस्था में है और उन क्षेत्रों में गैसें जो वो कैसी हैं, परतों में पाई जाती है। यहां तक बात स्पष्ट हो चुकी है आप लोगों को? हाँ ना बोलिएगा। यहाँ पे गैसें जो है वो सघन अवस्था में पाई जाती है और उनके नेचर या स्वभाव के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों बच्चों? 3 भागों में। तीनों भाग इसके देख लीजिएगा, इसे 3 भागों में बांटा गया है, 1, 2 और यह 3। सबसे निचली परत कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। क्या कहलाती है बच्चों? हिंदी में इसे कहा जाता है क्षोभ। क्या कहते हैं? क्षोभ। इससे ऊपर देखिए, क्षोभ मतलब होता है घेरना। क्षोभ मतलब क्या होता है? घेरना या ढकना। तो इन सभी परतों में से कौन सी परत पृथ्वी की सतह को ढके है? निचली। तो क्षोभ, गांव में इसी को भोजपुरी में छोप बोलते हैं। क्या छोप लिए है ना? तो छोप शब्द जो है वो ज्योग्राफी के या हिंदी के क्षोभ शब्द से बना हुआ है। ये ट्रोपोस्फेयर है, इससे ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर इन दोनों में ही मिला के वायुमंडल की अधिकांश प्रतिशत गैसें समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल में ही 80% गैसें समाप्त हो जाती हैं। इन क्षेत्रों में गैसें जो हैं लगभग समाप्त हो जाती हैं, फिर नाम मात्र की गैसें बचती हैं। इनमें परतों के रूप में गैस पाई जाती है, इनमें सघन अवस्था में पाई जाती है। इन दोनों के मध्य का यह भाग है जो बच्चों, इसे कहा जाता है मध्य मंडल या फिर मेसोस्फेयर। कितनी परतें हुई कुल? 3। जहां पे गैसें परतों के रूप में पाई जा रही है बच्चों, उसे कहा जाता है थर्मोस्फेयर। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? यह भाग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इस भाग को कहा जाता है आयनोस्फेयर। क्या कहते हैं? आयनोस्फेयर। और इसके बाद वाला भाग जो है वह कहलाता है एक्सोस्फेयर। तो पृथ्वी के वायुमंडल को मुख्यतः कितनी परतों में बांटा गया बच्चों? 5 परतों में। कितनी परतों बांटा गया है? 5 परतों में, जिनमें से 3 परतों में गैसें घुलनशील अवस्था में है और बाकी की 3 परतों में, यानी बाकी की परतों में गैसें जो है वो परत के रूप में पाई जाती है। इनमें से निचले हिस्से वाले भाग को, जहाँ पे गैसें घुली अवस्था में, इसको होमोस्फेयर कहते हैं और जहाँ पे परतों के रूप में उसको थर्मोस्फेयर कहते हैं। याद रहेगा इतना पूरा सबको? इनकी ऊंचाई देख लीजिए, ये 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी 13 से 50 के मध्य स्थित है। ये 80 से 640 किलोमीटर के मध्य स्थित है। इतनी बातें पूरी याद रहेगी सबको? है ना? बोलिए, लिख लीजिए, फिर आगे चला जाए।
किलोमीटर के बाद क्या ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एक लेयर के रूप में होती है। उसके कण इतने दूर दूर होते हैं, अर्थात बहुत ही विरले अवस्था में पाई जाती है। ये कण सूर्य की किरणों के मध्य क्रियाएं करकर विद्युत आवेशित हो जाती हैं। इन्हें ही आयन कहते हैं। इसीलिए ही तो इस परत को आयनमंडल कहा जाता है। ठीक। लिख लिए? पहला पढ़ेंगे ट्रोपोस्फेयर। बच्चों ट्रोपोस्फेयर के बारे में जानिए। मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी का यह उत्तरी ध्रुव, यह दक्षिणी ध्रुव, अर्थात यह है नॉर्थ पोल, नॉर्दर्न पोल, यह सदर्न पोल यानी साउथ, दक्षिण वाला ध्रुव। इस पे जो वायुमंडल स्थित है, पहली परत, वह ध्रुवों पर कम ऊंचा और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचा है। ध्रुवों पर कम ऊंचा और भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक ऊंचा है। भूमध्य रेखा अर्थात ये वाला हिस्सा जो होगा, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई, ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा पर क्षोभमंडल की ऊंचाई है 18 किलोमीटर, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और इनका अगर औसत देखें तो औसत ऊंचाई 18/8/2 अर्थात 13 किलोमीटर आ जाएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी है, तो कहिएगा 13 किलोमीटर। अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 18। न्यूनतम ऊंचाई पूछेगा तो कितना बताएंगे? 8। अधिकतम ऊंचाई कहाँ पाया जाएगा? भूमध्य रेखा पर। न्यूनतम ऊंचाई कहाँ पाया जाएगा? ध्रुवों पर। तैयार हो जाएगा? इतना सबका तैयार हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि इसमें वायुमंडल में गैसीय कण कहाँ सबसे ज्यादा घने होंगे? सतह के करीब। जितना घने होंगे उनके बीच का गैप उतना ही कम होगा, और जो पार्टिकल होते हैं वो उष्मा को अवशोषित करते हैं, अर्थात उष्मा का अवशोषण काफी घने रूप में होगा, जिसके कारण ये गैस गर्म होगी। जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे, गैसीय कणों के बीच की दूरी बढ़ती चली जाएगी। गैप बढ़ने का मतलब ठंडे स्थान का बढ़ना, अर्थात जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान गिरता चला जाएगा। तो क्षोभमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, तापमान निरंतर क्या होता है? गिरता चला जाता है। किसकी चर्चा हो रही है? तापमान की। किसकी हो रही है? कहाँ हो रही है? क्षोभमंडल में। अर्थात क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है। गिरने की यह दर हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री होती है। गिरने की यह दर कितनी होती है? हर 165 मीटर की ऊंचाई पर कितनी डिग्री होती है? 1 डिग्री। अर्थात लगभग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर आप जाएंगे तो इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद तापमान में 6.5 डिग्री टेम्परेचर की कमी आ जाएगी। ये जो रेट है गिरने, अर्थात ये जो तापमान के गिरने का रेट है, इसी को लैप्स रेट या फिर इसी को हिंदी में
ह्रास दर या पतन दर के नाम से जाना जाता है। ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल में। क्या पाया जा रहा है? लैप्स रेट। कितना है लैप्स रेट? 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री टेम्परेचर। याद रहेगा इतना। यही कारण है कि पर्वतों के ऊपर ग्लेशियर पाए जाते हैं। जब हम पर्वतों की ऊंचाई पे चढ़ते चले जाएंगे, तापमान गिरता चला जाएगा और एक समय आएगा कि तापमान वहां हिमांक बिंदु से नीचे चला जाएगा और जल वहां पे हिम के रूप में ही पाया जाएगा, तरल व गैस अवस्था में नहीं पाया जाएगा। तो पहाड़ों के ऊपर, ज्यादा ऊंचे पर्वतों के ऊपर ग्लेशियर क्यों पाए जाते हैं? समझ में आ गया ना? क्योंकि वायुमंडल की निचली परत क्षोभमंडल का स्वभाव है। यहाँ के गैसीय कण इतने दूर होने लगते हैं ऊंचाई के साथ साथ कि उनके मध्य तापमान अवशोषित करने की क्षमता घटने लगती है, या सीधे कह लें कि ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है, अतः पर्वतों की ऊंचाई स्थान पर तापमान बेहद कम हो जाता है, जो कि हिमांक बिंदु से नीचे चला जाता है, अतः वहां के जल बर्फ के रूप में बदल जाते हैं। यही हिम नद या यही ग्लेशियर के नाम से जाने जाते हैं। याद रहेगा इतना? अभी लिखवा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं ये बात? अब एक और चीज समझिएगा, इसमें सतह गर्म होती है, भूमध्य रेखा के आसपास वाला भाग सतह गर्म होती है, तो सतह के गर्म होने से वायुमंडल की निचली गैसें जब सतह से टकराएंगी तो वो भी गर्म हो जाएंगी कि ठंडी हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। तो गर्म होने से कोई भी वस्तु फैलती है या सिकुड़ती है? फैलने से उनके कण दूर होंगे या करीब होंगे? कण दूर होंगे तो विरल होगी या सघन होगी? विरल होगी तो और नीचे बैठेगी कि ऊपर उठेगी? ऊपर उठने लगेगी। ऊपर उठती हुई यही धारा अपने साथ जल के वाष्पीकृत पदार्थ अर्थात रूप को भी साथ ले जाती है, जिसे वाटर वेपर या फिर जलवाष्प कहा जाता है। वायु गर्म होकर ऊपर जाती है, इसी में जलवाष्प भी शामिल है। वायु इतनी तेज ऊपर उठती है कि अपने साथ छोटे छोटे धूल कणों को भी ऊपर लेके जाती है। बस अगर ये ऊपर उठ रही है तो बताइए लैप्स रेट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लैप्स रेट काम करेगा। जो वायु नीचे गर्म थी, अपने साथ जलवाष्प को रखने की क्षमता रखती थी, ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी। जलवाष्प धीरे धीरे गैस से ठोस यानी बर्फ या फिर तरल अर्थात जल में बदलना शुरू कर देगा। इस घटना को संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? नीचे जब पानी गैस बनता है तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं, और ऊपर वही गैस जब पानी बनता है तो उसी को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। और संघनन के बाद बादल बनता है। बादल के बाद सूर्य की किरणें नीचे आना बंद कर देती हैं, बिजली कड़कती है, गर्जन आती है, तूफान आता है, वर्षा होती है, चक्रवात आता है। ये सारे मौसम संबंधी घटनाएं किस कारण से हो रही हैं? क्योंकि लैप्स रेट है, इसी कारण से हो रही है। और ये लैप्स रेट कहाँ पाया जा रहा है? क्षोभ मंडल में। यही कारण है कि मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं कहाँ पाई जा रही है? लिखिएगा क्षोभ मंडल के बारे में। बोले बोले लिखिएगा। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत है। टीजरेंट डी बोर्ट ने टीजरेंट डी बोर्ट ने इस परत का नाम ट्रोपोस्फेयर रखा। टीजरेंट डी बोर्ट ने इस परत को ट्रोपोस्फेयर कहा। इस परत को ट्रोपोस्फेयर कहा। नई लाइन से यहाँ वायु की सर्वाधिक सघनता है। यहाँ वायु की सर्वाधिक सघनता है। यहाँ वायु की सर्वाधिक सघनता है। वायु की सर्वाधिक सघनता है। उसी में आगे लिखिएगा, इसकी
औसत मोटाई, इसकी औसत मोटाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई 13 किलोमीटर है। इसकी औसत मोटाई 13 किलोमीटर है। इस मंडल में संवहनीय धाराएं उठती हैं। इस मंडल में संवहनीय धाराएं उठती हैं। संवहनीय धाराएं उठती हैं, अतः इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। अतः इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। नई लाइन से लिखिएगा। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान निरंतर गिरता जाता है। तापमान निरंतर गिरता जाता है। निरंतर गिरता जाता है। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर पर 1 डिग्री तापमान की हानि होती है। 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। इसे लैप्स रेट कहते हैं। इसे लैप्स रेट या ह्रास दर कहते हैं। नई लाइन से लिखिएगा। मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं मौसम संबंधी सभी परिघटनाएं इसी मंडल में सभी परिघटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। घटित होती हैं जैसे जैसे चक्रवात, वर्षण, प्रतिचक्रवात, आंधी, तूफान, बादल बनना, बिजली कड़कना, गर्जन, कोहरा, शीत, ओस, दिव, तरन्नुम, है ना? अरे उर्दू में तरन्नुम बोलते हैं। ओस हो गया, पता नहीं भूल गए क्या छूटा क्या नहीं। हो गया, बहुत हो गया इतना। आदि नहीं, आग बंद होना मतलब थोड़ी सो गया। हो गया। हेडिंग डालिएगा समताप मंडल। ओजोन की ही जो टोटल जानकारी आपने ली थी वो समताप से संबंधित है, इसलिए एक बार आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ लिखना है। समताप के बारे में लिखिएगा।
बोले? लिखिए, यह मंडल क्षोभ मंडल के बाद आता है। यह मंडल क्षोभ मंडल के बाद आता है। इसकी इस अवस्थिति, स्थिति लिखिएगा, इसकी स्थिति अवस्थिति 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है। इसकी स्थिति या अवस्थिति 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य है। मध्य है। यहाँ वायुमंडलीय नहीं, यहाँ मत लिखिए, लिखिए इसके निचले भाग में, इसके निचले भाग में वायुमंडलीय ताप, वायुमंडलीय ताप ऊंचाई के साथ साथ, ऊंचाई के साथ साथ ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। ऊंचाई के साथ साथ ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। हाँ, इसमें तापमान बढ़ता घटता नहीं है, ना ही घटता है। अतः इसे समताप या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। अतः इसे समताप या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, या स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। हो गया? आगे लिखिएगा उसी में, यहां मौसम संबंधी कोई परिघटनाएं नहीं होती। यहां मौसम संबंधी कोई परिघटनाएं नहीं होती। नहीं होती। अतः यह भाग वायुयानों हेतु यानी एरोप्लेन के लिए वायुयानों हेतु आदर्श दशा प्रदान कराती है। आदर्श दशा प्रदान कराती है, प्रदान कराती है। इस मंडल में नहीं रहना चाहिए। इस मंडल में 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, 20 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के मध्य, 35 किलोमीटर के मध्य ओजोन के कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। ओजोन के कणों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक संकेंद्रण है। संकेंद्रण है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करता है। जीवों की रक्षा करता है। नई लाइन से मतलब हेडिंग है मध्यमंडल। क्या चीज?
नहीं होंगी। तो क्या रात्रि में रेडियो व्यवस्था सही हो पाएगी? बोलिए, है ना, बोलो भाई। तब रेडियो रात में कैसे पकड़ता है, बल्कि और ज्यादा चैनल पकड़ता है रात में। दरअसल इसकी ये दो परतें जो हैं, इसकी ये दोनों परतें कौन कौन सी हैं, ई और डी, ये रात्रि में विलुप्त हो जाती हैं। लेकिन ये दोनों परतें रहती हैं। तो एफ परत जो होती है ये सर्वाधिक चैनलों के प्रसारित होने में सहायक है, इसीलिए दिन में ये दोनों रिफ्लेक्ट करते हैं तो कम चैनल रेडियो में आता है और कहता है कि ये आकाशवाणी गोरखपुर है, यानी पास का है। लेकिन जब रात्रि में ये दोनों गायब हो जाते हैं तब ये वाली परत एफ जो है बहुत सारे चैनल, दूर वाला एंगल अच्छा बना लेता है। पढ़े है ना रेडियो तरंगों की आवृत्ति, मध्यम आवृत्ति है ना, उच्च आवृत्ति और हाँ, तो उनमें से जो मध्यम और दीर्घ वाली जो होती है वो एफ परत द्वारा परावर्तित की जाती है, लेकिन लघु तरंगों को ये डी और ई परावर्तित करती है। इसीलिए जब दिन होता है तो लघु तरंगे जो रेडियो को पकड़ती हैं तो करीब का चैनल सुनाई देता है कि कहता है कि यह आकाशवाणी गोरखपुर है, और रात में सुनिए तो कहता है कि यह आकाशवाणी लंदन है ना, नहीं कहता है कि आप यह प्रोग्राम सीधे लंदन से प्रसारित किया जा रहा है। हाँ, तो वो दूर से होता है रात्रि के समय। आयन मंडल के बारे में इतना ही है बच्चों। बाह्य मंडल में कुछ नहीं पढ़ते, बस इसकी अंतिम सीमा निर्धारित नहीं है। बाह्य मंडल में उसका निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम का है, और मैंने शुरू में बताया था हाइड्रोजन और हीलियम की संरचना नेबुला या निहारिका कहलाती है। क्या कहलाती है? नेबुला या निहारिका। तो एग्जाम में अगर पूछ दे कि कौन सा ऐसा वायुमंडलीय परत है जिसका स्वभाव लगभग निहारिका जैसा है, तो क्या बताएंगे? बाह्य मंडल। तो इसके बारे में जो लिखना था हमने खुद ही लिख दिया है, नोटिया लीजिए। लिख लिए? जल्दी लिखिए, और लाइनिंग वाली कॉपी इस्तेमाल मत किया करिए आप लोग। भूगोल में अभी आगे बहुत सी मैपिंग पढ़नी है, कॉपी में ढेर सारी लाइन रहेगी तो मैप कैसे बनाओगे? इसका कोई रोल है कि झूठा ढो रहे हैं हम? हो गया बच्चों? तब 2-4 सवाल पूछ लें। बोलिए भाई, इतना सन्नाटा क्यों है? पूछे? लिख लीजिए पहले फिर।
लिख लिए सब लोग? आपके पीछे। हाँ बताइए कि जीवों में प्रोटीन का निर्माण कौन सी गैस करती है? 4 ऑप्शन: नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन। बोसो बिटिया बताओ। नाइट्रोजन। लपेट दे हो क्या? पेज वही खुला है ना? बहुत अच्छा। फिर महोदय पीला शर्ट, हाँ बताइएगा कि पृथ्वी की वो कौन सी ऐसी परत है जिसमें संवहनीय धाराएं उठती हैं, यानी वायु गर्म होकर ऊपर उठती है? हिंदी में क्या कहेंगे उसको? बोलिए। हिंदी पढ़ाओ तो कहेंगे सर जी अंग्रेजी बताइए, अंग्रेजी पढ़ाओ तो कहेंगे हिंदी बताइए। हम पूछ रहे तब बताओ। हाँ सही है, उत्तर सही है, लेकिन हिंदी में बताओ। बैठ जाओ। हिंदी में क्या कहेंगे? थोक बंडल। महोदय काल से बताइएगा, पृथ्वी के आंतरिक भागों में, पढ़े ना, पृथ्वी के आंतरिक भागों में कहाँ पर निकिल और लोहा ज़्यादा घनी मात्रा में पाई जाती है? सेंटर, सही बताइए। सेंटर की केंद्र वही। बैठ जाइए बच्ची, तुम बताओ। पहली क्लास से पढ़ रही हो? यही क्लास पढ़ी हो? 2 और पढ़ी। तब बताओ कि ऑक्सीजन की प्रतिशतता वायुमंडल में कितनी है? शांत रहिए आप। नहीं याद है? बैठ जाइए, सोचने से याद नहीं होता बिटिया। हाँ तुम बताओ। हाँ 9%, यानी लगभग कितना हो जाएगा? 21%। बैठ जाओ। आज की क्लास बच्चों यहीं तक थी। ऐसे पढ़ते रहिए, थोड़ा और अभ्यास करते रहिए, पढ़ाई की चीज़ें दोहराते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। लेकिन रुके रहिए आप लोग, जाना नहीं।